हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 11 मार्च 2021 के एमसीक्यूज रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी on the recommendations of Supreme Court in 2011. Second, the independent regulatory body for the environment is tasked with increasing the forest cover of India to 33%. And the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था कि आप कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए कि जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हैंडल करे। लेकिन अभी तक 10 साल होने के बावजूद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया। अब जब बॉडी बनाई ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसी कोई बॉडी नहीं तो उसका टास्क भी नहीं है। सो आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। तो यही मामला जो है वो फिर से न्यूज़ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन किया है कि आपने ये रेगुलेटरी बॉडी बनाने में इतना डिले क्यों किया। तो अभी भी ये जो पुरानी प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो रही है एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए। तो अभी ये पुरानी प्रोसीजर क्या है और अभी मतलब कौन से बेसिस पे हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं किसी प्रोजेक्ट को, उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, एट प्रेजेंट द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एट नेशनल लेवल are overseen by expert appraisal committee under environment impact assessment 2020. Second, expert appraisal committee derives its statutory powers from the Environment Protection Act 1986. And the correct answer is D, neither one nor two. दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए ये सब चीज़ करेक्ट है, लेकिन ये जो ईयर दिया गया है वो गलत है। अभी 2020 के अंदर इससे रिगार्डिंग जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज की गई थी, तो ये एक ड्राफ्ट है, वो अभी तक पास नहीं हुआ। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो 2006 की नोटिफिकेशन है उसी के बेसिस पे ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है कुछ सर्टेन बेसिस को ध्यान में रखते हुए किसी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस देते हैं। तो अभी जो 2006 की प्रोसीजर है वही फॉलो होती है यहाँ पे। दूसरा कि ये आपने देखा कि ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है कि ये गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करते हैं तो एडहॉक बेसिस पे ये कमिटी जो है वो काम करती है। इट इज़ नॉट अ परमानेंट कमिटी। दूसरी चीज़ कि अगर ये गाइडलाइन है तो स्टैट्यूटरी पावर्स का कोई सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ से कानूनी तौर पे उस बॉडी को कोई पावर नहीं मिलती, राइट। ये एक्ट जो है उस बेसिस पे ये नोटिफिकेशन बनाई गई। सो इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये जो कमिटी है वो। सो आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। तो इसी ये आर्टिकल के अंदर ये सब इश्यूज लिखे गए हैं कि अभी भी ये जो पुरानी प्रोसीजर है उसके अंदर बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं जो अभी तक गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किए हैं। ऊपर से ये 2020 की नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्शियल है, तो ये एनवायरमेंट क्लियरेंसेस का इश्यू जो है वो न्यूज़ में रहा। ये कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about the latest report of Parliamentary Standing Committee on Rural Development? First, it recommended to increase the amount of pensions being given to pensioners. Second, it put emphasis on implementing the principle of equal pay for equal work. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए ये रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट जो है उनके द्वारा जो सोशल बेनिफिट्स की स्कीम है स्पेशली फॉर द एल्डर्स, तो उनको जो पेंशन मिलता है तो उसका अमाउंट इंक्रीज करने के लिए रेकमेंड किया गया है कि इट इज़ नॉट सफिशिएंट। दूसरी चीज़ कि उन्होंने जो मनरेगा स्कीम है उसको क्रिटिसाइज किया है कि लॉकडाउन के अंदर जब डिमांड इसकी हाई थी तो उस टाइम पे गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेंटेन द मिनिमम एंड द सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स फॉर द बेनिफिशियरीज। दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने कंसर्न ये कहा है कि मनरेगा स्कीम जो एक नेशनल लेवल की स्कीम है जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट 100 डेज की रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बनी है,
तो अगर ये नेशनल लेवल की स्कीम है तो हर एक स्टेट के अंदर लोगों को अलग अलग रेम्यूनरेशन क्यों मिलता है? मतलब एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हैं, मनरेगा के अंदर जो काम दिया जाता है तो उसके अंदर वेजेस अलग अलग दिए जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जब नेशनल लेवल की एक यूनानिमस स्कीम है तो अलग अलग वेजेस क्यों दिए जाते हैं? सो वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सब क्रिटिसिज्म जो है रिसेंटली ये पार्लियामेंट्री कमिटी ने कहा है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो ये भी कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था। पैनल फ्लैग्स सेंटर्स मेगर पेंशंस की पेंशन की अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है तो उसको इंक्रीज करनी चाहिए, ऐसा ही कमेटी ने कहा है। स्पेशली उन्होंने ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है उसको क्रिटिसाइज किया, तो उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम? फर्स्ट, it is being administered by Ministry of Social Justice and Empowerment. Second, it is being implemented only in rural areas. Third, it is applicable to elders, widows and physically challenged persons. And the correct answer is C, third only. First and second statements are incorrect. ये स्कीम जो है it is being administered by Ministry of Rural Development. तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। एंड दो इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट इज इंप्लीमेंटेड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये दोनों एरियाज के अंदर स्कीम काम करती है। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड जो है वो करेक्ट है। इसके बेनिफिशियरीज में 3 कैटेगरी है। फर्स्ट इज एल्डर्स, फिर उसके बाद विडोज एंड देन फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस। सो आंसर इज सी, थर्ड ओनली। तो इस स्कीम के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ये जो स्कीम है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है। विडो को कितना पेंशन मिलता है, फिर डिसेबल पर्सन है उनको कितना मिलता है, फैमिली बेनिफिट क्या है, अन्नपूर्णा स्कीम क्या है। सो ये क्वांटम जो है वो काफ़ी कम है, ऐसा कमिटी के द्वारा बताया गया। फिफ्थ क्वेश्चन, द देशभक्ति बजट इज रिलेटेड टू डैश? फर्स्ट इज पंजाब, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज दिल्ली एंड फोर्थ इज जम्मू एंड कश्मीर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ये बजट रिलीज किया गया और देश की 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने की वजह से उन्होंने इस टाइम का जो बजट है उसका नाम रखा है देशभक्ति बजट। तो ये भी कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था। दिल्ली गवर्नमेंट ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट जो है वो रिलीज किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन? फर्स्ट, इट कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर। सेकेंड, नो प्रायर रीजन नीड्स टू बी स्टेटेड फॉर इनिशिएटिंग दिस मोशन। थर्ड, इफ द मोशन इज पास्ड इन द हाउस द गवर्नमेंट इज बाउंड टू वैकेट द ऑफिस। एंड द करेक्ट आंसर इज B, second and third. फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इट कैन बी पास्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये किसी सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं इनिशिएट किया जाता, ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके खिलाफ इनिशिएट किया जाता है। अब ये रीजन देना जरूरी नहीं है कि आप ये मोशन क्यों पास कर रहे हैं क्या या फिर क्यों इनिशिएट कर रहे हैं। नो प्रायर रीजन इज रिक्वायर्ड। अगर ये मोशन जो है वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को ऑफिस जो है, सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो अभी हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया गया था। आज के न्यूज़पेपर के, ये कल के न्यूज़पेपर्स है, आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है कि ये मोशन जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने डिफीट कर दिया, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो भी कंटिन्यू रहेगी, वो डिफीट नहीं हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन, दी हदिया केस 2017 इज रिलेटेड टू डैश? फर्स्ट इज राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, थर्ड इज ट्रिपल तलाक एंड फोर्थ इज वुमन एजुकेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए,
राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। अब ये हदिया केस जो है केरला के अंदर ये एक केस हुआ था कि जहाँ पे ये लव जिहाद का मुद्दा जो है वो उठाया गया था। केरला हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये बच्ची जो है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकती, उसको भड़काया गया है, बहकाया गया है और उसकी कस्टडी जो है उसके फादर को दी गई थी। फिर उसका जो हस्बैंड था उन्होंने ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे 2017 में ये जजमेंट दिया था कि हर किसी व्यक्ति के पास ये राइट होता है टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। उनकी जो भी चॉइस है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियन, वो किसी भी पर्सन से शादी कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो रेप केसेस के ऊपर जो रिमार्क्स दिए गए थे, फिर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने इसकी माफ़ी भी मांगी कि ये जो है वो सही नहीं था। तो इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें दी गई है कि प्रीवियसली ऐसा कहाँ पे हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए हैं। बहुत सारे जजमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं और एंड में ये जो हदिया केस है उसके बारे में बताया गया था। 8th question, which of the following statement is or are correct about the report enabling the business of agriculture? First, it was recently released by Niti Aayog. Second, it states steps taken by the government of India in order to promote agriculture growth in the country. And the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए ये एनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। अब अगर वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तारीफ तो करेगा नहीं, मतलब एक्सक्लूसिवली उसकी तारीफ नहीं करेगा। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है उसका मेन मोटिव ये है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे कंट्री को रैंक दिया जाता है। मतलब किसी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर को किस मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो बनाया गया है। तो रिसेंटली उसके फाइंडिंग्स जो है वो सामने आए। तो एग्री रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। तो इस आर्टिकल के एंड यहाँ पे सेकेंड पार्ट के अंदर जो ये रिपोर्ट बनाया गया उसके पुअर फाइंडिंग्स बताए गए हैं इंडिया से रिलेटेड। तो टोटल 101 कंट्री का रिपोर्ट निकला, उसमें से इंडिया जो है वो 49th रैंक पे आया। तो टॉप 3 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वह है फ्रांस, क्रोएशिया एंड जैक रिपब्लिक। फिर यहाँ पे जो इमर्जिंग ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है उसके अंदर इंडिया भी है और इंडिया यहाँ पे सेकेंड लास्ट रैंक पे है आफ्टर अफ्रीका। तो मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पुअर है। फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो काफ़ी पुअर है। इमर्जिंग कंट्री में टर्की जो है वो टॉप लेवल पे था, फॉलोड बाय अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन, मैक्सिको एंड चाइना। और हमारे जो मेन कंपिटिटर्स है जैसे ब्रिक्स ग्रुप की अगर हम बात करें तो चाइना, ब्राज़ील, रशिया ये सब भी इंडिया से आगे है। और इंडिया जो है उसका वीकेस्ट परफॉर्मेंस रहा ऑन 5 आउट ऑफ 8 इंडिकेटर्स। तो ये चीज़ जो है वो ये बता रहा है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। 9th question, which of the following statement is or are correct about chief minister? First, the chief minister of a state is appointed as per the procedure laid down in the Indian constitution. Second, the leader of the party that has got the majority seats in the assembly elections is appointed as the chief minister by the governor. And the correct answer is B, second only. First जो है वो incorrect। जैसे हमको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं लिखी, तो उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं लिखी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब गवर्नर के पास ये जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस होते हैं उसके बेसिस पे ये जो है डिराइव हुआ कि जो मेजोरिटी पार्टी है जिन्होंने असेंबली इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा सीट जो है वो जीते हैं उस पार्टी के लीडर को क्या बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। सो चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और ये एक कन्वेंशन है कि मेजोरिटी सीट किसके पास है, लेकिन ऐसी कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। सो आंसर इज बी, सेकेंड ओनली।
तो अभी कल उत्तराखंड के सीएम जो है उन्होंने रिज़ाइन किया था और उनके जगह पे नए सीएम बनाए गए, तो इसलिए ये सीएम के बारे में ये जो बेसिक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021? फर्स्ट, it aims to reduce the power of Delhi government. Second, it will deprive the Delhi government its power to control regulatory affairs of the union territory. Option C is both A and B are correct and both A and B are incorrect. And the answer is D. ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पर्टिकुलरली ये बिल जो है वो किस लिए बनाया गया है, आपको आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मिलेगा। ये लोकसभा के अंदर ये बिल जो है वो पास हुआ है। इट सीक्स टू रेगुलराइज अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज दैट एग्जिस्टेड इन द एनसीटी, मतलब कि 1 जून 2014 के वक्त पे दिल्ली एनसीटी के अंदर जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है उसको रेगुलराइज करने के लिए ये बिल जो है वो पास किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।